हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आइडियल ओपिनियन में। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में ये जानेंगे कि जो आंखों के अंदर हमारे लेंस लगता है यानी क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, वो कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्रिस्टलाइन लेंस को हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे देखिए, उसकी एनाटॉमी ऑफ लेंस की पढ़ेंगे हम, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ लेंस की, एंड कैट्रेक्टोजेनेसिस। यानी कैट्रेक्टोजेनेसिस वर्ड कहीं भी आए तो यानी कि कोई चीज़ बन रहा है। कैट्रेक्ट यानी कैट्रेक्ट का बनना, यानी कैट्रेक्ट का कैसे फॉर्मेशन होता है, क्योंकि कैट्रेक्ट लेंस में ही होता है। तो कैट्रेक्टोजेनेसिस, तो इसको हमने दिया। इसके बाद एक्यूमुलेशन क्या होता है, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एनाटॉमी ऑफ लेंस। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ लेंस के भी कुछ सब पार्ट हैं। कौन? जैसे इसमें हमने शेप, ट्रांसपेरेंसी एंड डायमेंशन के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ लेंस, लेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ लेंस, कौन कौन से एनाटॉमिकल अप्लाइड होते हैं यहाँ पे लेंस पे। सिलेरी जोन्यूल्स क्या होते हैं। एंड शुरू करते हैं हम यहाँ पे कि शेप, ट्रांसपेरेंसी एंड डायमेंशन लेंस की कैसी होती है। तो देखिए क्या है, शेप, ट्रांसपेरेंसी एंड लोकेशन ऑफ द लेंस। देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में देखिए लेंस कहाँ पाया जा रहा है ना, ये हमारा क्या है, लेंस है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बातें इसमें कह रहा है। कह रहा है द लेंस इज एन एसिमेट्रिक ऑब्लेट स्फेरॉइड। ये एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक का मतलब होता है कि सिमेट्री जिसमें अब्सेंट हो। ए मतलब अब्सेंट, सिमेट्री तो आप जानते ही है। नेक्स्ट, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है यानी कि जिसके आर पार देखा जा सकता है। बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स का मतलब देखिए, एक इधर से कॉन्वेक्स हो गया और एक आगे से हो गया, ये वाला। तो एक इधर से और एक पीछे से, ये दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है यानी कि बाइन का। क्रिस्टलाइन मतलब होता है शीशे जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम क्रिस्टलाइन कहते हैं। आगे बताते हैं क्या हो। इट प्लेस बिटवीन आइरिस एंड विट्रस इन सावर शेप्ड डिप्रेशन। देखिए क्या कर रहा है, इट प्लेस आइरिस। आइरिस देखिए क्या है, ये देखिए आइरिस है आपका, ये देखिए आइरिस है यहाँ पे। और कह रहा है कि इसके बीच में विट्रस, ये पूरा क्या हुआ, विट्रस। तो आइरिस एंड विट्रस के बीच में ये है लेंस, है कि नहीं। किस शेप का होता है, कटोरा शेप का। जैसे कटोरा देखते हैं, ऊपर से हल्का ढाल होता है, नीचे ज़्यादा गड्ढा होता है ना, कटोरा शेप में। वही चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कह रहा है इक्विटोरियल डायमीटर ऑफ द लेंस। उसके इक्विटोरियल यानी बीचों बीच अगर कोई डायमीटर है तो क्या होता है, कौन कौन से डायमीटर होते हैं, आइए देखते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो डायोमीटर होता है लगभग, ये लगभग का साइन होता है, जो लहरा के हम बराबर का थोड़ा सा ना, तो 6.5 mm का होता है। अच्छा, ये जब दूसरा दशक आता है, इट्स डायमीटर इज इंक्रीज टू 9 to 10 mm इन द सेकेंड डिकेड। दूसरा दशक यानी कि दूसरा दशक का मतलब जब बच्चा 20 साल का हो गया, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ तो 6.5 mm का था। बच्चा जब 9 से 10 mm का 9 से 10 mm का पहुंचता जब 20 साल का हुआ, यानी कि जब बच्चा 20 साल का हुआ तो 9 से 10 mm का हो जाता है। आगे इसकी थिकनेस कितनी होती है। थिकनेस जो होती है लेंस की कितनी होती है, ये एज के साथ साथ वेरी करती है। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है थिकनेस 3.5 mm होती है। एक्सट्रीम ऑफ एज यानी कि जब मरने के कगार पे हो, अपने एज के लास्ट पे हो, एक्सट्रीम पे हो, तो यानी 5 mm की होती है। यहाँ देखिए हम वेट ऑफ द लेंस, लेंस के वेट के बारे में जानेंगे। क्या होता है, इट वेट इज़ वेरी विथ एज। एज के साथ साथ क्या करता है, वेट क्या होता है इसका, वेरी करता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी घटेगी, उस हिसाब से एज बढ़ती है घटती नहीं है कभी, तो उसी के हिसाब से वेरी करता है। इन मेल द लेंथ वेट मोर देन द एज मैच्ड फीमेल। At birth, the weight is about 65 mg, which increase rapidly to about 125 by the end of first year. Next क्या कह रहा है, it then increases approximately 2.8 mg per year until the end of first decade. The first decade का मतलब एक दशक यानी कि 10 साल पे, reaching about 150 mg. ओके, 150 mg। आगे क्या कह रहा है, thereafter the rate of increase slows to reach a weight of approximately 260 at 70 to 80 year of age। इन सारी चीज़ों को हम शॉर्ट में समझते हैं। देखिए क्या होता है,
कि मेल का वेट जो होता है फीमेल से ज़्यादा होता है। शॉर्ट में समझिए, जो चीज़ इधर लिखी गई है जब बच्चा पैदा हुआ यानी एट बर्थ पर 65 mg का वेट था उसके लेंस का। आगे जब बढ़ा तो कितना हुआ, जब 1 साल का हुआ तो 125 मिलीग्राम का। यहाँ जो इंक्रीज रेट होता है बहुत तेज़ी से होता है, यानी जब बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। आगे जब बढ़ा तो आफ्टर 10 ईयर 150 mg का हो गया, 150 mg का हो गया जब 10 साल के बाद। यहाँ पे जो रेट होता है इंक्रीज का वो 2.8 mg पर ईयर होता है। इसके बाद आगे बढ़ा, जब 70 से 80 साल के एज में पहुंचा तो उसका जो रेट होता है वो कितना होता है, जो वेट हो जाता है 260 mg हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्लो हो जाता है, उसके जो बढ़ने की स्पीड है, इंक्रीज रेट स्लो है ना, जो बढ़ने की स्पीड होती है उसकी स्लो हो जाती है। सरफेस ऑफ द लेंस, लेंस के जो सरफेस होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस, देखिए यहाँ दिया गया है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर बीच में दिया है, ऊपर वाला एंटीरियर सरफेस, नीचे वाला पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या रहा है, द एंटीरियर सरफेस लेंस कॉन्वेक्स देन द posterior is the segment of the sphere which whose radius average segment of a sphere whose radius average 10 mm, यानी कि ये 8 से 10 mm तक का वेरी करता है, एवरेज हमने 10 mm मान लिया, ठीक है। आगे कॉन्वेक्स जो होता है इसका, ये जो यहाँ पे अभी बात को साइड में कही गई, कॉन्वेक्सिटी जो इसकी होती है, कॉन्वेक्स पोस्टीरियर सरफेस की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर सरफेस। यहाँ का जो रेडियस हमने बताया वो कितना बताया, 10 mm का लगभग होता है, रेडियस कितना होता है 10 mm का होता है। द पोस्टीरियर सरफेस मोर कर्व्ड देन द एंटीरियर प्रेजेंट ए रेडियस अबाउट इतना कितना 6 mm, कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 4.5 से 7.5 mm तक वेरी करता है। देखिए क्या है, अगर हम कर्व्ड की बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस का कर्व्ड भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कितना होता है 6 mm तक होता है। ये वेरी करता है 4.5 to 7.5। फटाक से देखिए यहाँ पे एंटीरियर सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है 10, और पोस्टीरियर सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 होता है, जिसका मतलब देखिए मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर में जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं वो कम मानी जाती हैं, है ना। तो क्योंकि इंटू 10⁻³ हो जाएगा अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको। आगे चलते हैं, पोल्स ऑफ द लेंस, लेंस में जो पोल्स भी होते हैं 2 होते हैं, एक होता है एंटीरियर पोल्स और एक होता है पोस्टीरियर पोल्स। एंटीरियर पोल्स में कह रहा है द सेंटर ऑफ एंटीरियर सरफेस इज कॉल्ड एंटीरियर पोल्स। देखिए सेंटर पे है, एंटीरियर सरफेस का जो सेंटर होता है वहाँ पे ये एंटीरियर पोल पाया जाता है। जैसे सेंटर कहाँ है मान लेते हैं यहीं पर है, तो हम समझाने के तौर पे कह रहे हैं, क्योंकि ये आई का स्ट्रक्चर से पूरा देखेंगे तो दूसरे तरीके से, लेकिन याद करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर से, ऐसा हरे रंग का और ब्लैक बॉर्डर ऐसा नहीं होता कि पोल ऐसा दिखता है, लेकिन हमने एक समझाने के लिए यहाँ पे एक लोगो टाइप का बना दिया है ताकि समझ में अच्छे से आए, ठीक है। सेंटर ऑफ पोस्टीरियर सरफेस इज कॉल्ड पोस्टीरियर पोल। ये भी देखिए इसी तरीके से हमने समझाया है, पोस्टीरियर पोल होता है क्योंकि इसका ये सेंटर है ना, इस तरीके से। हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.39 होता है लगभग। रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस, रिफ्रैक्टिव पावर जो होता है 16 से 17 डायोप्टर का होता है। एक्यूमुलेटिव पावर ऑफ द लेंस ये एज के साथ साथ वेरी करता है। बर्थ के समय 14 से 16 होता है। 25 साल का आदमी हो जाता है तो 7 से 8 डायोप्टर का होता है। 50 साल पे 1 से 2 डायोप्टर का एक्यूमुलेटिव पावर हो जाता है। कलर ऑफ द लेंस वेरी विथ एज, एज के साथ साथ वेरी करता है। जब आदमी जन्म लेता है, इन्फेंट होता है, बच्चा छोटा होता है, इन्फेंट में क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट होता है। जब एडल्ट होता है कलरलेस हो जाता है। 30 साल के बाद टिंज येलो हो जाता है, और जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड एज में चला जाता है, तो एम्बर कलर हो जाता है। एम्बर यानी क्रोमा आपने देखा होगा, लगभग सोना कह सकते हैं, अब डार्क येलो हो जाता है। चलिए आगे शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द लेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द लेंस में क्या होता है, लेंस इज ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, दैट इज एवेस्कुलर होगा, यानी कि कोई वेसल्स उसमें नहीं पाई जाएंगी। एंड डिवाइड ऑफ नर्व एंड कनेक्टिव टिश्यू, कोई कनेक्टिव टिश्यू नहीं होगा और कोई नर्व भी वहाँ पे नहीं पाई जाती है, तो उसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं।
इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंग्विश पार्ट। इसमें देखिए एंटीरियर लेंस कैप्सूल होता है, लेंस इपिथीलियम होता है, लेंस सब्सटेंस होता है या लेंस फाइबर इसमें पाया जाता है। यहाँ देखिए पिक्चर में दे दिया है एंटीरियर कैप्सूल, इपिथीलियम, और बाकी ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है ये सब्सटेंस नहीं है। ये कहा गया कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो बच्चे का सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस में कई चीज़ें शामिल होंगी जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। लेकिन अब बच्चे में ये सारी चीज़ें छोटी होंगी तो ये शेप में होगा। फिर जब फीटल बनेगा, एम्ब्रियोनिक कंडीशन है ना, फीटल जब बनने तैयार होगा तो ये रूप होगा इसका। और इन्फेंटाइल होगा तो थोड़ा बड़ा होगा सारी चीज़ें, तो शेप भी बड़ा हो जाएगा। एडल्ट में देखिए ये ब्राउन, ये वाला कलर दिया है। फिर ये कॉर्टेक्स होता है जो सबको ढके हुए होता है ना। आगे बताते हैं कि कॉर्टेक्स क्या होता है। चलिए, एंटीरियर लेंस कैप्सूल ये कैसे काम करता है देखिए। लेंस कैप्सूल इज ए थिन ट्रांसपेरेंट हाइलाइन कैलोजिनस मेम्ब्रेन विच सराउंडेड द लेंस कंप्लीट। इसको थोड़ा स्ट्रक्चर से समझिए। देखिए कैप्सूल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कहा गया है लेंस कैप्सूल इज थिन, बहुत। यहाँ देखिए कह रहा है कि द लेंस कैप्सूल इज हाईली इलास्टिक बट डज नॉट कंटेन एनी इलास्टिक टिश्यू। ये हाईली इलास्टिक होता है और इसमें कोई इलास्टिक टिश्यू कंटेन नहीं होता, शामिल नहीं होता है। आगे कह रहा है कैप्सूल इज सिक्रेटेड बाय द बेसल सेल एरिया ऑफ द लेंस इपिथेलियम एंटीरियरली एंड बाय द बेसल एरिया ऑफ द इलोंगेटेड फाइबर पोस्टीरियरली। ये देखिए जो लाल कलर से हमने कलर कर दिया है यही है आपका कैप्सूल, ये ऊपर से सबको ढके हुए है, ठीक है। आगे होता है इपिथेलियम। ईपी मतलब होता है ऊपर, है ना। कहीं भी आए ईपी वर्ड तो आप समझिए कोई के ऊपर ही है। तो क्योंकि कैप्सूल है, जैसे कि आपने कैप्सूल खाया होगा, दवाई का ही कैप्सूल आप मान लीजिए, जैसे आपने कैप्सूल दवा का ही खाया होगा तो कैप्सूल अगर देखा वर्ड आता है ना तो उसमें देखिए प्लास्टिक की झिल्ली लगी होती है। तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर दवा जल्दी घुलती नहीं है, उससे कड़ भी नहीं लगती। तो कैप्सूल का इस तरीके से भी याद आप रख सकते हैं कि कैप्सूल जो होता है सबसे ऊपर होता है। इपिथेलियम वर्ड भी आएगा कहीं तो यानी कि जो सबसे ऊपर की लेयर होती है। ईपी मतलब होता है ऊपर और इंडो मतलब होता है नीचे। जैसे कि आपने कॉर्निया में भी पढ़ा होगा कि जो इपिथेलियम की लेयर होती है इंडोथेलियम की होती है। तो कहीं भी आप देखेंगे कि इंडो मतलब होता है एंड, एंड मतलब लास्ट में, है ना। और ईपी मतलब होता है शुरुआत में यानी कि ऊपर में। तो चलिए शुरू करते हैं एंटीरियर लेंस इपिथेलियम। इपिथेलियम देखिए कैप्सूल के नीचे वाली लेयर को यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, कहा गया है। अब ये क्या होता है, इट इज ए सिंगल लेयर ऑफ कोबाइडल न्यूक्लिएटेड epithelium cell and lie deep to the anterior capsule. It is सिंगल लेयर होती है, ये सिंगल लेयर में होती है। जैसे कॉर्निया की 5-6 लेयर में एक साथ मिलके बनाया है, लेकिन ये इपिथेलियम में ऐसा नहीं है ना। ये क्या है, अकेले ही सिंगल लेयर होती है। इसमें कई लोगों को मिला के इपिथेलियम नहीं बनी है। इसमें न्यूक्लिएटेड इपिथेलियम सेल एंड लाई डीप टू द एंटीरियर कैप्सूल। और कहाँ होता है, डीप, यानी डीप का मतलब रहता है नीचे। कहाँ रहता है, एंटीरियर कैप्सूल। जो ऊपर का कैप्सूल है ना, एंटीरियर कैप्सूल, एंटीरियर वर्ड आ जाए तो उसका मतलब ऊपर ही होता है। तो ठीक है, कैप्सूल भी आगे रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एंटीरियर कैप्सूल का ही मतलब हो गया आपका, एंटीरियर का मतलब ही ऊपर होता है, ठीक है। तो डीप यानी कि उसके नीचे रहता है, किसके, कैप्सूल के नीचे रहता है। आगे ऑलमोस्ट ऑल द मेटाबॉलिक सिंथेसिस। अब इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में, सिंथेसिस में, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ऑफ द लेंस अकर इन द लेयर। इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम। जैसे खाना मेटाबॉलिक कर रहा, कोई चीज़ बनाना या किसी को कहीं पहुंचाना, है ना, ये सारी चीज़ें इसकी जिम्मेवारी रहती है। इसको 3 जोनों में बांटा गया है, सेंट्रल जोन, इंटरमीडिएट जोन एंड जर्मिनेटिव जोन, ठीक है। इसको हमने 3 पार्ट दे दिया है। जैसे कि कोई काम हमको करना रहता है तो हम कह देते हैं कि भाई जैसे गाढ़ा माटी का काम हमको घर बनाना है ना, सीमेंट बालू को करना है, तो लेबर का काम अलग होता है, मिस्त्री का काम अलग होता है, तो वो अलग अलग तरीके से अपना करते हैं। तो उसी तरीके से, लेकिन बनाना सबको घर ही है। वैसे इसमें है कि बनाना सबको पूरा जितना भी सिंथेसिस करना होता है, आग के अंदर जितनी भी ज़रूरतें हैं, आग को खाना पीना बनाना है, सब बनाएंगे। लेकिन इन्होंने अपने काम को क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया कि भाई तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, ठीक है। आगे क्या है, इसमें देखिए हमने लेंस सब्सटेंस को दिया है, लेंस फाइबर है। अब उसको मतलब कि कैप्सूल हो गया, इपिथेलियम हो गया, अब लेंस फाइबर क्या है। द इपिथेलियम सेल इलोंगेटेड टू फॉर्म द लेंस फाइबर। क्या करता है, लेंस फाइबर को फॉर्म करता है। दीज सेल डिवाइड, इलोंगेटेड एंड डिफ्रेंशिएट टू प्रोड्यूस लॉन्ग थिन रेगुलरली अरेंज लेंस फाइबर कंस्टिट्यूएंट द बल्क ऑफ द लेंस, ठीक है। आगे क्या कह रहा है,
ऑन क्रॉस सेक्शन लेंस फाइबर आर ऑलमोस्ट हेक्सागोनल इन शेप। कैसा शेप होता है? हेक्सागोनल होता है, षटकोण के टाइप का होता है। बाउंड टुगेदर बाय द ग्राउंड सब्सटेंस, ये ग्राउंड सब्सटेंस से जुड़ा हुआ होता है। आगे क्या कह रहा है? लेंस फाइबर कंटेंट। लेंस फाइबर में जैसा कि हमने पहले बताया न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, गोल्जी अपरेटस होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी इसको शॉर्टकट में हम रर बोल सकते हैं ना, RER, एंड पॉलीसोम पाया जाता है। आगे देखिए, एक ये हमने लिख दिया है, ये स्ट्रक्चर बना दिया है, और इसको हम समझते हैं कि हमने जैसे कैप्सूल का क्या मेन काम होते हैं एपिथेलियम के। जैसे अगर सारी बातें नहीं भी याद हो रही हैं तो ये मेन पॉइंट भी अगर आपको याद रहेंगे तो ये मेन पॉइंट देखिए क्या है। देखिए हरे रंग से हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है। हरे रंग में क्या दिखाया है? कैप्सूल के बारे में दिखाया है, कैप्सूल से टच भी कर रहा है। इसका काम क्या होता है? इट इज़ ए थिन ट्रांसपेरेंट हाइलाइन कोलेजन फाइबर होता है। इसका काम क्या होता है? इट इज़ ए थिन यानी कि थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हाइलाइन होता है कोलेजन फाइबर। नेक्स्ट कह रहा है इट इज़ हाईली इलास्टिक बट डज नॉट कंटेन एनी इलास्टिक टिश्यू। ये हाईली इलास्टिक होता है लेकिन इसमें कोई इलास्टिक टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद हमने एपिथेलियम को घेरा है और एपिथेलियम के कंटेंट को घेरा है। तो इसमें देखिए क्या होता है? इट कंटेन मेटाबॉलिक एंड सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। इसका काम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म करना, कोई भी चीज़ है उसको पचाना, बनाना, सिंथेसिस करना या ट्रांसपोर्ट करना, या भाई किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो वहाँ तक पहुँचा भी देंगे। इसको हमने 3 जोन में डिवाइड किया है, सेंट्रल जोन, इंटरमीडिएट जोन एंड जर्मिनेटिंग जोन। नेक्स्ट आता है, हमने देखा क्या किया है? लेंस सब्सटेंस जो हमने बताया था या लेंस फाइबर को बताया था। तो इसको इसके बारे में देखिए क्या कर रहा है। लेंस सब्सटेंस इज प्रोड्यूस लॉन्ग थिन रेगुलरली अरेंज लेंस फाइबर। इसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं? अरेंज जो लेंस फाइबर होते हैं इसमें शामिल होते हैं, वो रेगुलरली अरेंज होते हैं। ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा लाइन अरेंज हो गया, ठीक है। इसका जो शेप होता है, नेक्स्ट देखिए शेप जो होता है इसका हेक्सागोनल होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? न्यूक्लियस, इसमें शामिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, रर यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पॉलीसोम इसमें शामिल होता है। आगे देखिए हमने कॉर्टेक्स को हरे रंग से घेरा है ना, बाउंड्री। तो इसमें कह रहा है इट इज़ ए पेरीफेरल पार्ट ऑफ द लेंस, यानी इट इज़ द पेरीफेरल पार्ट ऑफ द लेंस। ये क्या होता है? जो लेंस सब्सटेंस हमारे अंदर है वो सब किस में पाए जाते हैं? जैसे एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन के हमने आलू डाल दिया, टमाटर प्याज सब कुछ डाल दिया, तो उसी तरीके से एक पैकेट नाइक स्ट्रक्चर होता है ये कॉर्टेक्स, जो सबको न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस और रर पॉलीसोम ये समझिए उसके अंदर भरे हुए होते हैं, ठीक है। आगे ये देखिए स्ट्रक्चर जो हमारा यही कॉर्टेक्स है ये ना, और यही कॉर्टेक्स क्या करता है? सबको अंदर पैक किए हुए रहता है। आगे अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द लेंस, क्या क्या अप्लाई हम कर सकते हैं? बायो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। क्या होता है? देखिए स्ट्रक्चर में दिखा है। CA को हम बोलते हैं कैप्सूला, C1 अल्फा को हम बोल सकते हैं फर्स्ट कॉर्टिकल क्लियर जोन या सब कैप्सुलर क्लियर जोन। ये एक तरीके से इसके पार्ट हैं, कैसे कैसे होता है, ठीक है। इसको जोन में डिवाइड किए भी बताते हैं। C1 बीटा फर्स्ट जोन ऑफ डिसजंक्शन, ठीक है। C2 को क्या बोलते हैं? सेकंड कॉर्टिकल क्लियर जोन या सब क्लियर जोन ऑफ कॉर्टेक्स। C3 को बोलते हैं इट इज़ ब्राइट लाइट स्कैटरिंग जोन ऑफ डीप कॉर्टेक्स, है ना, और इट इज़ द रिलेटिवली क्लियर जोन ऑफ डीप कॉर्टेक्स। इसको देखियो, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद अब इधर आइए थोड़ा सा, ये देखिए C1 अल्फा, C1 बीटा और C2 को हमने दिया है सुपरफिशियल कॉर्टेक्स और C3 एंड C4 को डीप कॉर्टेक्स। यानी कि देखिए क्या होता है, सबसे ऊपर कैप्सूला होता है और ये कॉर्टेक्स जो था ना उसको हमने 2 भागों में बांट दिया। एक हो गया सुपरफिशियल यानी कि उसके ऊपर का, और डीप यानी कि नीचे का कॉर्टेक्स। तो सुपरफिशियल में आता है C1 अल्फा, C1 बीटा एंड C2, ठीक है। और C3 और C4 जो आता है डीप कॉर्टेक्स में आता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, CA कैप्सूला हो गया, C1 C2 दोनों किस में आ गए? सुपरफिशियल में आ गए, C1 C2। C3 C4 किस में आ गए? डीप कॉर्टेक्स में। अब C1 को हमने अलग कर दिया, अल्फा कर दिया और बीटा कर दिया, ठीक है। आगे सर्जिकल एनाटॉमी ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। इसकी एनाटॉमी क्या होती है? फ्रॉम द सर्जिकल व्यू पॉइंट द लेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। इसके 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। सबसे कह रहा है कि सेंट्रल हार्ड पार्ट, सेंटर जो नीचे एकदम सेंटर में होता है वो न्यूक्लियस होता है, सबसे हार्ड पार्ट होता है न्यूक्लियस।
इसके बाद देखिए ईपी न्यूक्लियर प्लेट ऑफ वेरिंग थिकनेस सराउंडेड बाई, ये क्या होता है? ईपी न्यूक्लियर प्लेट को देखिए, अब क्या है, न्यूक्लियस किससे घिरा हुआ है? ईपी न्यूक्लियर प्लेट से घिरा हुआ है। लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ये क्या है? घिरा हुआ है कैप्सूला, ये हो गया कैप्सूला। ये किससे घिरा हुआ है? किसी से नहीं, कॉर्टेक्स को घेरे हुए है। आगे ग्राइडिंग ऑफ न्यूक्लियस, हार्डनेस ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस की हार्डनेस कैसे हम करते हैं? ग्राइडिंग ऑफ न्यूक्लियस, हार्डनेस इन कैटरेक्टिस, है ना, कैटरेक्टस। लेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर setting the parameter of the machine for effective फैको इमल्सिफिकेशन। ग्रेडिंग ऑफ न्यूक्लियस हार्डनेस कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा एक पिक्चर से समझते हैं। ग्रेड कैसे होता है? ग्रेड 1 2 3 4 5, 5 ग्रेड होते हैं। इसको पहले ग्रेड को हम कहते हैं वाइट इस कलर का होता है, यानी कि ग्रीन येलो, फिर एम्बर, फिर क्या आता है ब्राउन एंड ब्लैक कलर। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम इसमें चलती है। हार्डनेस ऑफ द लेंस न्यूक्लियस, इसकी न्यूक्लियस को हमने भी इट कैन आल्सो क्लासिफाइड इनटू, देखिए अल्ट्रा सॉफ्ट, इसके बाद सॉफ्ट, सॉफ्ट मीडियम, मीडियम हार्ड, हार्ड, अल्ट्रा हार्ड। तो ये सारी चीज़ों को हम किया है। पहले क्या है? सबसे सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट, सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट मीडियम हो गया, फिर मीडियम हार्ड हो गया, फिर हार्ड हो गया, फिर अल्ट्रा हार्ड। तो इस तरीके से हमने डिफाइन किया है। अब एनाटॉमी ऑफ लेंस में हम पढ़ेंगे सिलेरी जोन्यूल्स। सिलेरी जोन्यूल्स में क्या आता है? सिलेरी जोन्यूल्स कंसिस्ट essentially of a series of fibers which run from the ciliary body and fuse into the outer layer of lens capsula around the equatorial zone। देखिए इस स्ट्रक्चर को हम समझते हैं पहले। देखिए यही स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जूम किया, कह रहा है कि जो लेंस होता है वो कहाँ से शुरू होता है? सिलेरी बॉडी से। देखिए ये आपकी सिलेरी बॉडी है, ये स्ट्रक्चर सिलेरी बॉडी है। सिलेरी बॉडी से शुरू होता है लेंस कैप्सूल तक। ये देखिए पीले रंग से हमने किया यहाँ पे। कैप्सूल तो लेंस का सबसे ऊपरी का कवर होता है, उसमें जाके फंसी होती है, यानी सिलेरी बॉडी और लेंस कैप्सूल के बीच का जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट या सिलेरी जोन्यूल्स बोलते हैं, या सिर्फ जोन्यूल्स भी बोल सकते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है? इक्वेटोरियल जोन। देखिए कहीं आगे कहीं पीछे ऐसा नहीं होता, इक्वेटोरियल यानी देखिए एकदम बीचों बीच पाया जाता है। आगे चलते हैं। 10 इस प्रकार दे होल्ड द लेंस इन पोजीशन एंड इनेबल द सिलेरी मसल्स टू एक्ट ऑन इट। और इसी प्रकार जो ये आपके सस्पेंसरी लिगामेंट हैं इनका काम क्या होता है? इसको बीच में एकदम टिकाए रहते हैं कि एकदम एक जगह पड़े रहिए, है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं न हो। और किसी में हो जाते हैं तो उसको ऑपरेशन से सही करना पड़ता है। ये सारी दिक्कतें फिर उसको देखने में बहुत सारी दिक्कत आती हैं। ऐसा कि नहीं होता है, हो जाता है। क्यों? चलिए आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। द जोन्यूल्स फाइबर आर ट्रांसपेरेंट, स्टिफ होता है, कठोर होता है, एंड नॉट इलास्टिक। ये इलास्टिक नहीं होता कि रबड़ की तरह किसी भी, है ना, पता लगा रबड़ की तरह फैल गया फिर अपनी जगह पे आना भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट होता है ये भी। तो आँख भी ट्रांसपेरेंट, उसका लेंस भी ट्रांसपेरेंट होता है, उसका जो पार्टनर है यानी जोन्यूल्स वो भी ट्रांसपेरेंट होता है। ईच जोन्यूलर फाइबर ए डायामीटर, उसका जो डायामीटर होता है, अगर एक की बात करें, एक को उठाएंगे तो 0.3.5 to 1 माइक्रोन तक उसकी डायामीटर होती है। अगर सबको एक साथ ले लें, जितने भी आपके पास जोन्यूल्स हैं एक साथ ले लें तो माइक्रो फाइब्रिल्स को एक साथ कंपोज कर दें तो उसका डायामीटर कितना होता है? 8 to 40 यानी 8 से 40 नैनोमीटर का इसका डायामीटर हो जाता है। जोन्यूलर फाइबर आर कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। जोन्यूलर फाइबर में ग्लाइकोप्रोटीन यानी ग्लूकोज प्लस प्रोटीन दोनों को मिला के ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। म्यूको यानी म्यूकस से रिलेटेड है। पॉली यानी ढेर सारे, सेकेराइड मतलब शुगर, ढेर सारे मोनोसेकेराइड्स को मिला दिया जाता है तो वहाँ पे पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं, शुगर बनते हैं। ठीक है। म्यूको यानी म्यूकस मेम्ब्रेन भी वहाँ पे होगी, म्यूकस भी होगा, यानी ग्लाइकोप्रोटीन। अब बात समझ में आ गई।
ग्लाइकोप्रोटीन प्लस म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ये 2 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। किसमें? जोन्यूल्स में। इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, ये 3 तरीके के होते हैं। इसको देखिए, दीज आर थिक, पहला जो होता है, एंड वेवी होता है। इट लाई यूजुअली नियर द विट्रस, विट्रस के पास होता है। दीज आर थिन एंड फ्लैट होता है। और जो थर्ड होता है, दीज आर वेरी फाइन एंड रन ए सर्कुलर कोर्स। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे।